Today we will discuss vapor pressure of liquid and Raoult's law for non-volatile solute in a volatile solvent. Okay, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है. ओके, तो उसके लिए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं. अ वॉलेटाइल लिक्विड. So what is mean by volatile liquid? We can say the liquid which undergo evaporation easily at normal temperature. So ऐसे लिक्विड जो नॉर्मल टेम्परेचर पे इजीली एवापोरेट होते हैं उनको हम बोलते हैं वॉलेटाइल लिक्विड. फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ओके, वाटर, अल्कोहल. तो ये जो सब है लिक्विड, जब उसको हम ऐसा ही खुला छोड़ देंगे तो वो इजीली एवापोरेट होते हैं और धीरे धीरे उनका वॉल्यूम है वो कम होता जाता है. सो इट इज कॉल्ड वॉलेटाइल लिक्विड. सो व्हाट आर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स, वो आपको पता चल गया कि नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स है वो इजीली एवापोरेट नहीं होते रूम टेम्परेचर पे. ओके, सो दे डू नॉट अंडरगो evaporation easily at normal temperature. Okay, तो एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ओके, ग्लिसरीन और वी कैन से ग्लिसरॉल. ओके, तो ये ऐसे लिक्विड है जो थिक होते हैं और उनकी वजह से उनका जो रेट ऑफ इवोपरेशन है बहुत ही स्लो होता है. तो आज हम बात कर रहे हैं वॉलेटाइल लिक्विड की. तो जो नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं उनको जो इजीली सेपरेट करता है वो टर्म है वेपर प्रेशर. ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वेपर प्रेशर. एक्चुअली वेपर प्रेशर इज इन रियलिटी इट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, लेकिन यूजुअली हम उसको लिखते हैं एज अ वेपर प्रेशर. सो टू अंडरस्टैंड दैट वी विल टेक अ प्योर volatile liquid. So we will take a universal solvent, that is water. Okay, so we have a water in a container. We will take some fixed mass of water. Say we took 1 kg of water. Not necessary we can take any amount, but during this explanation of Raoult's law, we will fixed with some mass of solvent and some fixed mass of solute. So here we will take 1 kg of water. Say temperature is kept to 50 degrees Celsius. So it is slightly warm water. Now what we are doing, हम क्या करेंगे कि ये जो बेकर है उसको आइसोलेटेड सिस्टम में कन्वर्ट करें by keeping the same in a bale jar. तो उसको हम बेल जार से कवर कर लेते हैं and there is a no any space so that anything can move away. So mass exchange नहीं होगा, ऐसा हम arrangement कर रहे हैं. So there is a no exchange of mass. Now with this bale jar we will connect one end closed limb manometer. तो यहाँ पे हमने one end closed limb manometer को अटैच किया है. Initially the valve is kept closed, so the height of liquid in the manometer will be equal and it will steady. Okay, so it will steady here and it is equal because inside this portion of manometer there is a vacuum, so there is no any downward force. Okay, now let us come to the point. We are taking H2O at a fixed temperature. तो क्या होगा कि ये जो H2O लिक्विड है वो धीरे धीरे अपने वेपर फॉर्म में जाएगा. और ये जो वेपर है वो जितना भी स्पेस अवेलेबल है वो ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेगा, क्योंकि
गैस के बारे में हमने पढ़ा है, गैसेज आर द मैटर विच ऑक्यूपाई वॉट एवर द स्पेस अवेलेबल टू देम। तो जितना भी स्पेस अवेलेबल है उतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने का ट्राई करेगा। ओके, सो दिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ liquid present on free surface undergo evaporation, that is escaping nature through free surface is known as evaporation। तो evaporation की वजह से ये जो H2 लिक्विड है वो धीरे धीरे H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो ये इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होगा तब क्या होगा, द फ्री सरफेस अबव द लिक्विड गेट सैचुरेटेड बाय वेपर मॉलिक्यूल। मतलब अब वेपर मॉलिक्यूल के बीच इतना डिस्टेंस रह जाएगा कि अगर वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे देन दे विल टर्न इनटू लिक्विड। ओके, ये प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन कैसे होगा, एक तो फ्री सरफेस अबव द लिक्विड है, वहाँ पे जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल हैं, जो भी वॉल्यूम में गैसेस वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे या वॉल ऑफ कंटेनर है उसके साथ कोलाइड होंगे। तो उस वक्त पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। सो इनिशियली जब हम ये वाल अगर हम ओपन करेंगे, यू विल सी दैट द मॉलिक्यूल्स will exert some force on this surface, say end A, this is end A and this end is end B। तो end A की तरफ से फोर्स लग रहा है, so due to that force the height of liquid towards B end वो राइज होता है। ओके, और राइज होने के बाद वो फ्लक्चुएट भी होता है, मतलब वो अप एंड डाउन जा रहा है। रीजन क्या है कि जब थोड़े मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, थोड़े मॉलिक्यूल्स इवापोरेट भी हो रहे हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल रेट ऑफ दीज टू ऑपोजिट फिनोमिना बिकम्स इक्वल। ओके, ये स्टेट को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश्ड होता है तब जो फ्री सरफेस है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ फिक्स्ड नंबर के होते हैं एंड दे विल रिमेन कांस्टेंट। अगर x मोल कंडेंस हो रहा है देन साइमल्टेनियसली x मोल ऑफ H2O लिक्विड टर्न्स इनटू H2 गैस। सो वी कैन से rate of evaporation and condensation becomes equal. It is called an equilibrium state which is dynamic in nature. Okay, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो लिक्विड का हाइट जो राइज हो रहा है वो ऑलमोस्ट स्टेडी हो जाएगा। इट विल स्टेडी ना, वो अप एंड डाउन नहीं होगा, सो इट विल गिव सर्टेन हाइट। ओके, सो दिस हाइट इज इक्वल टू द फोर्स exerted by vapor molecule on the free surface of liquid at the state of equilibrium। अगर ये फोर्स को हम F एवरेज मान ले तो उसको हम कुछ ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है जिसको मैं ऑरेंज से हाईलाइट कर रहा हूँ वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कंटिन्यूअसली। ओके, तो ये जो फोर्स है उसको हम एवरेज फोर्स बोलते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड होते हैं तो साइमल्टेनियसली उतने ही इवापोरेट हो रहे हैं। सो देयर विल बी सम एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विच एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब ये जो लिक्विड का सरफेस है मान लीजिए कि उसका एरिया है A, सो F एवरेज डिवाइडेड बाय A गिव्स वैल्यू ऑफ P। We will denote this term as a P0 as it is measured with the help of manometer. We will write P0 mm. Okay, so this instrument is manometer and with the help of manometer we determine the value of P0। वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे it is calibrated, वो कैलिब्रेटेड होता है तो स्केल से हमें सीधा ही पता चल जाता है कि लिक्विड ने क्या हाइट अचीव किया। इसको बोला जाता है वेपर प्रेशर। ओके, सो वी कैन डिफाइन वेपर प्रेशर in a very simple way like this: at given temperature the force
exerted by vapor molecules on the free surface of liquid at the state of dynamic equilibrium is known as saturated vapor pressure. But in routine practice, we will write the same as a vapor pressure. If we select any pure solvent, then for pure solvent, it is denoted by P0. Okay, so it is denoted by P0. Okay, so this P0 shows that pure solvent has fixed value of vapor pressure. Now this vapor pressure P0 depends upon temperature and nature of लिक्विड. ओके, अगर लिक्विड वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लिक्विड नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर कम रहेगा. अच्छा, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है क्योंकि जो रिएक्शन है, इवापोरेशन है, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू हीट, और हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एस्केपिंग नेचर बढ़ता है क्योंकि फ्री सरफेस है, उसका सरफेस टेंशन भी कम हो रहा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी कम हो रहे हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगा तो जो नेचुरल टेंडेंसी है टू अंडरगो इवोपरेशन वो भी बढ़ रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट भी बढ़ना है. ओके, यूजुअली वी विल टर्म दिस टेम्परेचर इन केल्विन स्केल. ओके, नाउ ये जो वेपर प्रेशर P0 है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. लेकिन जब हम लिक्विड की बात करेंगे सो दैट लिक्विड मे कंटेन एनी सॉल्यूट. ओके, तो अगर हम कोई सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मीन्स विच डू नॉट undergo evaporation at normal temperature. So the solute which do not undergo evaporation at normal temperature. अब हम क्या करेंगे कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें स्टडी करना है नेक्स्ट लेक्चर में, उसके लिए हम कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लेंगे. तो ये जो सॉल्यूट है वो है, एक है यूरिया NH2CONH2 whose molecular mass is 60 ग्राम पर मोल. एक और है ग्लूकोज C6H12O6 whose molecular mass is 180 gram per mole. And we will take sucrose whose molecular weight is 342 gram per mole. It is disaccharide whose formula is C12H22O11. Okay, so we will select these three non-volatile solute. तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये 3 क्यों हम ले रहे हैं. तो एक रीज़न ये है कि जैसे हम यूरिया को डिजोल्व करेंगे सो यूरिया मॉलिक्यूल विल बी सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट इज H2O. तो वो H2O से सराउंडेड हो जाएगा और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन हो जाएगा. ओके, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन जिसको बोला जाता है सॉल्वेशन, सो वी विल गेट सॉल्वेटेड यूरिया दैट इज एक्वियस यूरिया. अब जब यूरिया डिजोल्व होता है तब वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, वो सिंपली डिसोल्यूशन
प्रोसेस ही शो करता है। तो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जब हम ये सॉल्यूट को लेके वेपर प्रेशर जो चेंज हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें यूरिया मॉलिक्यूल्स है उसका कोई रोल नहीं होगा इन वेपर प्रेशर। ओके, तो यूरिया है वो स्प्लिट नहीं होता है इनटू आयंस। Similarly, glucose and sucrose undergo same phenomena. They just undergo dissolution. Neither they undergo association nor dissociation. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम पहले नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐसे लें जो एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम सिलेक्ट करते हैं यूरिया को। वी आर टेकिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया in 1 kg of water exactly at 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हमने प्योर वाटर के लिए किया था वही टेम्परेचर अभी हम रख रहे हैं। सो अगेन वी विल टेक 1 kg ऑफ वाटर, it is covered by bell jar. ओके, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हम टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखेंगे। दिस बेल जार इज इन कांटेक्ट विद वन एंड क्लोज्ड लिंक मैनोमीटर। तो उसके साथ हमने अटैच किया है वन एंड क्लोज्ड लिंक मैनोमीटर। उस वाल इज इनिशियली kept close. Okay, so the height of liquid inside the manometer is a steady exactly at 0 0. ओके, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो 1 kg ऑफ H2O था उसके साथ हमने 6 ग्राम यूरिया भी ले लिया। अच्छा, अब यूरिया क्या कर रहा है? यूरिया खुद तो नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो इवॉपरेट नहीं हो रहा है। नंबर 2, इट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, सो इट विल स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O। और होमोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से अगर हम कोई एरिया ले लेंगे इनसाइड द सिस्टम और उतना ही एरिया हम फ्री सरफेस पे ले लेंगे तो इन बोथ द केसेस जो रेशियो है यूरिया इज टू H2O मॉलिक्यूल्स का, दैट इज नंबर ऑफ मोल, वो कांस्टेंट होता है। ओके, अब ये यूरिया मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं कि यूरिया मॉलिक्यूल्स नियर बाय वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते रहते हैं। So they will not allow the easy evaporation of surrounding water molecules. तो जैसे अगर हम उसको मैग्नीफाई करें और देखें फ्री सरफेस को तो कुछ ऐसा फिनोमिना हो रहा है कि ये यूरिया मॉलिक्यूल्स हैं और सराउंडिंग में ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, so these are free water molecules on surface of liquid, that is solution, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या हो रहा है कि जब हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था, प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर सॉल्वेंट के केस में ये हो रहा था कि जो फ्री सरफेस है वहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, है ना, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वॉलेटाइल थे, हाईली वॉलेटाइल है। सो ऑल विल अंडरगो फिनोमिना ऑफ इवापोरेशन। तो ये सभी इवॉपरेट हो रहे थे। इन केस ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसके केस में क्या हो रहा है कि वो अलाउड नहीं करते हैं इवॉपरेशन ऑफ सराउंडिंग H2O इजीली, मतलब ये इजीली इवॉपरेट नहीं हो रहा है। ओके, इन अदर वर्ड उनका इवॉपरेशन काफ़ी डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो फ्री है, जो सॉल्वेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो दीज ऑल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स विल अंडरगो इवॉपरेशन फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो जो पहले यहाँ पे एस्केपिंग नेचर था इन पर्टिकुलर लेंथ से L एंगस्ट्रॉम, तो उतनी ही लेंथ में जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इवॉपरेट हो रहे हैं उसके नंबर कम हो गए। सो व्हाट हैपेंड एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द वेपर मॉलिक्यूल्स अबव द
free surface of liquid are less in number. ओके, तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा तब H2O विच इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन जो इवापोरेट हो रहा है इनटू H2O गैस, तो ये जो नंबर है वो हमें कम मिलेंगे. सो नंबर ऑफ H2O गैस विल बी लेस. तो उनकी वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो भी कम हो जाएगा. ओके, सो फ्री सरफेस का एरिया तो उतना ही रहेगा जितना ये केस में था, इतना ही एरिया यहाँ पे है. लेकिन आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स है जो डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं एफ एवरेज ऑफ सॉल्यूशन, वो कम हो जाएगा. ओके, एरिया तो उतना ही है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो राइज इन हाइट था जो हमें प्योर सॉल्वेंट में मिल रहा था उससे थोड़ा कम हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा. ओके, सो हियर there will be some less vapor pressure shown by this system compared to in case of pure solvent. It is known as decreasing in vapor pressure. Okay, so we can define decreasing in vapor pressure as decreasing in vapor pressure, which is denoted by delta P, can be defined like this: when non-volatile solute is added into volatile solvent due to solute solvent interaction, the escaping nature that is a rate of evaporation of solvent molecules get decreased, and hence compared to pure solvent, the vapor pressure of solution, this solution contain what? Non-volatile solute. Okay, it is very important. The vapor pressure of solution is found less. This phenomena is known as vapor pressure. So if we represent vapor pressure of pure solvent as a P0 and vapor pressure of solution which is composed of non-volatile solute, it is very important. Okay, non-volatile solute, this word is very important in volatile solvent. Okay, so these two will form homogeneous mixture, and this homogeneous mixture has say vapor pressure P mm in term of manometer. Okay, so decreasing in vapor pressure is equal to P0 minus P, which is denoted by delta P. Okay, so it is quite clear now. When we dissolve any non-volatile solute in a volatile solvent, the solution, that is liquid, formed from them will show less vapor pressure compared to the vapor pressure shown by pure solvent at same temperature. Okay, so temperature in both the case should be
constant. Okay, solvent should be same, and we will take little amount of solute. Okay, we will not take large amount of solute. So based on this, let us discuss Raoult's law. So if we represent graphically relation between vapor pressure of solution, which is denoted by Pmm, versus x1, that is mole fraction of solvent. Okay, so when we take pure water is taken, then x1 will be 1 because no solute, तो solute नहीं है तो x2 0 है. अब x1 plus x2 तो यूनिटी है तो प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा. ओके, सो x1 is a pure solvent and hence it is 1. उस वक्त पे उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, से इट इज P0 mm. तो ये जो ग्राफ है उसमें हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू P0 mm. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, सॉल्यूशन है, विच इज इक्वल टू P0 एज x2 is 0 and x1 is 1. लेकिन देखो जैसे जैसे हम सॉल्यूट बढ़ाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कम होता जाएगा. एज वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर एंड मोर, देयर विल बी लेस एंड लेस वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा. सो इट विल फॉलो दिस लाइन. ओके, जैसे जैसे वो डिक्रीज होता जाएगा तो आप देखेंगे कि रिलेटिवली जो y वेरिएबल है, दैट इज वेपर प्रेशर है, वो भी कम हो रहा है. से पर्टिकुलरली हियर उसका कोई मोल फ्रैक्शन है यहाँ पे, तो उसके रिलेटेड जो वेपर प्रेशर मिल रहा है वो कुछ वैल्यू है जो P0 से कम है. ओके, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट. सो हम बोल सकते हैं कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है. यस सर, क्योंकि देखिए अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे और P0 रख देंगे इंस्टेड ऑफ K, तो आप बता सकते हो कि जब हम x1 एक ले लेंगे, मतलब प्योर सॉल्वेंट ले लेंगे, तो ये जो वेपर प्रेशर है वो भी कितना हो जाता है, P0 जितना हो जाता है. ओके, सो दिस इज द रिलेशन which represent Raoult's law. लेकिन मैथमेटिकली उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्म में हमें डिस्कस करना है, तो चलिए उसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करते हैं. सो हियर आई कैन राइट P डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. ओके, नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड फ्रॉम 1, सो वी विल गेट 1 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 is equal to 1 minus N1 divided by N1 plus N2. Okay, so we can write P0 minus P divided by P0 is equal to N1 plus N2 minus N1 divided by N1 plus N2. So we can say P0 minus P divided by P0 is equal to x2. Here the term P0 minus P divided by P0 is known as relative lowering in vapor pressure. So relative lowering in vapor pressure, which is written as RLVP. It is abbreviated as RLVP. और ये जो relative lowering in vapor pressure है वो x2 जितना होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? देखो हमने क्लोज सिस्टम में एक्सपेरिमेंट किया था. जब क्लोज सिस्टम में हमने एक्सपेरिमेंट किया तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जब हम लेते थे P0 mm, तब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
मिल रहा था pmm, और उसकी वजह से जो RL लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल रहा था वो हमें डेल्टा P मिल रहा था. सो डेल्टा P शोज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो अगर हम ओपन सिस्टम ले लेंगे, देखिए जब हम ओपन सिस्टम ले लेंगे तो हम बैरोमीटर कहीं पे अटैच नहीं कर सकते हैं, फिर वो प्योर सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, है ना. तो प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है, अगर हम ओपन सिस्टम लेंगे तो मैनोमीटर है वो तो उतना ही हाइट शो करेगा जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो ऐसी कंडीशन में हम रिलेटिव ले लेते हैं रेशियो. सो इफ इन ओपन सिस्टम pressure is 1, then what will be the lowering in vapor pressure? So it will be delta P by P0, and hence it is known as relative lowering in vapor pressure. Okay, so relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of solute. It is known as Raoult's law for non-volatile solute in a volatile solvent. So when any non-volatile solute is added into volatile solvent to prepare a dilute solution, then lowering in vapor pressure is found equal to mole fraction of solute. ओके, कई रेफरेंसेस में ऐसा भी आप देखेंगे डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू x2. तो उस वक्त पे हम स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं. व्हेन एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू वॉलेटाइल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे द रिलेटिव लोअरिंग, और इस केस में हम लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर is directly proportional to mole fraction of solute. ओके, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इक्वलिटी क्योंकि हमने इक्वल टू का साइन रखा है. सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज फाउंड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और वी कैन से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. अब ये जो राउल्ट्स लॉ है वो कौन कौन से केस में एप्लीकेबल है. सो लेट अस राइट in what set of condition this law is applicable. So first of all, solute should not interact chemically with solvent. Okay, इसका मतलब यह है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलके कोई थर्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, तब जाके ये लॉ एप्लीकेबल है. नंबर 2, सॉल्यूट शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट. ओके, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट में ना तो वो डिसोसिएट होना चाहिए ना एसोसिएट होना चाहिए, मतलब डाइमर ट्राइमर ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करना चाहिए. नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर will remain constant. In other words, delta V mixing should be 0, and enthalpy of this system, that is enthalpy of mixing, must be 0. मतलब जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा तो अल्टीमेटली
कोई हीट है वो प्रोड्यूस नहीं होगा ना एब्जॉर्ब होगा। अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल होती है तब हम राउल्ट्स लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर गिवन सॉल्यूट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो सॉल्यूशन जो हम फॉर्म करेंगे वो डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट इन टर्म ऑफ मोलारिटी और मोलालिटी। ओके, तो अगर हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे लेस देन 0.1 तब जाके हम बोलते हैं कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ओके, तो हम जो भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे वो डाइल्यूट होने चाहिए इन टर्म ऑफ मोलारिटी और इन टर्म ऑफ मोलालिटी। ओके, तो अभी हमने जो केस लिया था, अगर आपको याद है, we took 6 gram urea in 1 kg of H2O. So 6 gram urea is 0.1 mole. In other words, we can say we dissolve 0.1 mole urea in 1 kg of H2O and hence it is 0.1 molar solution. Okay, चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ये जो RLVP है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो व्हाट इज मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो उसके लिए हम वापस वही 3 सॉल्यूट्स ले रहे हैं। एक है यूरिया, सो वी विल प्रिपेयर 3 सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। ओके, सॉल्यूशन 1 इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम यूरिया इन 1 kg ऑफ वाटर। सेकेंड केस में हम ले रहे हैं 180 ग्राम ग्लूकोज अगेन इन 1 kg ऑफ वाटर। और थर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें बाय डिसॉल्विंग 342 ग्राम सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर। सो ये जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने डिस्कस किया विथ रिस्पेक्ट टू 6 ग्राम यूरिया, वही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन अमाउंट चेंज कर रहे हैं। 60 ग्राम यूरिया लेंगे एक सेट में, दूसरे सेट में हम लेंगे 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और थर्ड सेट में लेंगे हम 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। और ये सब के हम वेपर प्रेशर है वो मेजर करेंगे। से सॉल्यूशन 1 के केस में हमें मिल रहा है P1 mm, सॉल्यूशन 2 के केस में हमें मिल रहा है P2 mm, सॉल्यूशन 3 के केस में मिल रहा है हमें P3 mm. Suppose we did these all experiment at same temperature as we took initially. Say temperature is 50 degree Celsius. Okay, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे हमें जो प्योर H2O है उसके लिए वेपर प्रेशर मिल रहा था P0 mm. तो जब हम ये वेपर प्रेशर मेजर करेंगे P1, P2, P3 वो हमें इक्वल मिलते हैं। So P1 is found equal to P2 is found almost equal to P3. ओके, तो जब हम ये तीनों के तीन केस में हम मेजर करेंगे RLVP, दैट इज डेल्टा P1 बाई P0, डेल्टा P2 बाई P0 एंड डेल्टा P3 बाई P0, ये सभी वैल्यूज हमें ऑलमोस्ट आइडेंटिकल मिलते हैं। ये वेपर प्रेशर थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब हम RLVP निकालेंगे तो ये वैल्यू एग्जैक्टली हमें इक्वल मिल रहा है। ओके, तो ये हमें ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, इसीलिए ऐसे प्रॉपर्टीज को हम नाम देंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? we can write in this manner: the values of those properties of dilute solution which contain what? Which is made of non-volatile solute added into any volatile solvent. Okay, तो जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाएंगे डाइल्यूट जिसमें है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी वैल्यूज है the values of those properties of dilute solution which do not depend upon
the nature of solute but depend only upon their number are known as colligative property. Okay, so colligative properties are those properties which do not depend upon the nature of solute particle. अगर हम individual की बात करें characteristic की, so urea is used as a fertilizer, glucose is added in a water, as well as it is used as an energy drink, and sucrose is additive sweetener. अब देखो ये सबके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर डायमेंशंस है वो भी डिफरेंट है. सुक्रोज बट ऑब्वियस इट इज डाइसैकेराइड, इट इज लार्जर इन साइज कंपेयर टू ग्लूकोज एंड यूरिया. लेकिन यहाँ पे एक सिमिलैरिटी है, ये तीनों की तीन सॉल्यूशंस है, उनके लिए हमें RLVP सेम मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों की तीन सॉल्यूशन है वो डिफाइन करते हैं 1 मोलल को. और 1 मोलल मतलब इसमें 1 मोल सॉल्यूट है. 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन एवोगेड्रो नंबर ऑफ स्पीसीज. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल नेचर ऑफ यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, एज इन ऑल द 3 केसेस द नंबर are equal, that is equal to Avogadro number. The lowering in vapor pressure done by these 3 solute is equal, and so lowering in vapor pressure is also equal, and therefore relative lowering in vapor pressure is equal. Yes, there will be slight difference in term of delta P. So lowering in vapor pressure may vary, it is very less difference, it will show very less difference, but there will be some difference between delta P values. So delta P1 may not equal to delta P2 or may not it is equal to delta P3. लेकिन जब हम उनको डिवाइड करेंगे बाय P0 से तो हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल जाएगा, जिनकी वैल्यू हमें ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है. ओके, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो ऐसे हमें 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. एक है RLVP जो अभी हमने खत्म किया, P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X2, दैट इज N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2. तो आप देखेंगे अल्टीमेटली कि अगर हम मोल ऑफ सॉल्वेंट कुछ कांस्टेंट टर्म ले लेंगे, सो वी कैन से डेल्टा P बाई P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2. ओके, तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अनदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB, और मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB into N2 by W1. So again, if you see delta TB directly proportional to what moles of solute is there. Okay, another method we will study, another property we will study is depression in freezing point. Depression in the freezing point which is denoted by delta TF, and mathematically we will prove delta TF is equal to KF into N2 divided by W1 in term of kg. Okay, so it is also shows the same relation, delta TF is directly proportional to N2. If we take W1 1 kg, then KF is constant. Okay, similarly if we take here W1 is equal to 1 kg, then delta TB will directly proportional to mole fraction of solute, as KB and KF are constant. Okay, another is osmotic pressure. Osmotic pressure is denoted by pi or P, and we will prove pi is equal to N2
RT by V. So if temperature and pressure are taken constant, then again if you see pi is directly proportional to N2. Okay, so this all value will depends upon what number of moles of solute is taken and not upon the individual performance or characteristics of solute particle, and hence these all are known as colligative property. So अब फ्रेंड ये डाउट होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है. सो यूजुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस. तो अभी जो हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू X2, दैट इज N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. तो उससे हम मॉलिकुलर मास भी डिटरमाइन कर सकते हैं. कैसे? देखिए, हम पहले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे. जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एक्स फॉर एग्जांपल हमने यूरिया लिया था, तो यूरिया तो 0.1 मोल था. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 इज वेरी 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 लेस देन N1, एंड सो N1 प्लस N2 कैन बी रिप्लेस बाय N1. तो ये जो फॉर्मूला है P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0, वो हम लिख सकते हैं N2 बाय N1. ओके, अब ये जो फॉर्मूला है P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 N2 बाय N1, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं W2 डिवाइडेड बाय M2, एंड इंस्टेड ऑफ N1 वी कैन राइट W1 डिवाइडेड बाय M1. तो देखिए, इसमें से हम M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो M2 विल बी P0 इंटू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू W1. तो पहले तो हम नॉन सॉल्वेंट लेंगे, मतलब जिसका मॉलिकुलर मास हमें पता हो, और उसका फिक्स्ड अमाउंट लेंगे. उसमें सम लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिजोल्व करेंगे, और जो RLVP है वो हम मेजर करेंगे, तो उससे हमें मॉलिकुलर मास मिल जाएगा. ओके, तो ये मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मोलालिटी, तो हमने एक रिलेशन निकाला था, अगर आपको याद हो, N2 बाई N1 इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू M1 बाई 1000. ओके, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा P0 माइनस P डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू M1 बाई 1000. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है उससे भी हम मोलालिटी निकाल सकते हैं अगर हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मेंशन्ड है. ये जो इक्वेशन है उसको वाटर के फॉर्म में, मतलब वाटर सॉल्वेंट है, तो हम लिख सकते हैं द सेम फॉर्मूला एज डेल्टा P बाई P0 इज इक्वल टू M इंटू 0.018. चलो उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. सो इफ वी टेक प्योर वाटर then M1 will be 18. So this formula, say formula number 2, and this one is formula number 3, and formula number 2 can be written as delta P by P0 is equal to M into 0.018. okay, तो हम मोलालिटी को सब्जेक्ट बना सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. और यहाँ पे अगर हम M1 18 ले लेंगे तो M2 हो जाएगा M2 इज इक्वल टू P0 इंटू W2 इंटू 18 डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू W1. ओके, तो जब हमें न्यूमेरिकल मेंशन करते हैं तो पहले तो सॉल्वेंट को देख लेना है. सबसे पहले अगर सॉल्वेंट H2O है तो आप सीधा M1 की जगह पे 18 प्लेस कर दीजिए. ठीक है, अब ये जो फार्मूला हमने लिखा है अभी, फर्स्ट फार्मूला से इक्वेशन नंबर 1, उसको हम रीअरेंज करते हैं. ठीक है ना, तो जैसे हम उसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा P0 डिवाइडेड बाय P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल टू X2. ओके, सो वी कैन राइट 1 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू X2, और वी कैन राइट द सेम एज P divided by P0 is equal to 1 minus X2. Okay, we know that X1 plus X2 is equal to 1, and so 1 minus X2 is equal to X1.
सो P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू x1, जो ओरिजिनली स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ था, ठीक है ना। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर is directly proportional to mole fraction of solvent. It was the original Raoult's law. फिर उसमें हम जैसे जैसे टाइप ऑफ वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका स्टेटमेंट भी चेंज होता जाएगा। तो हमने आज स्टडी किया व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, व्हाट इज लोअरिंग एंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, व्हाट इज मीन बाय कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, and what is the purpose behind colligative properties, and we also prove the Raoult's law.